Yes, so let us start our next chapter in Master Trainer course, that is chapter 4, Need Analysis. So page number 53 पे आइए, Need Analysis. So guys, मास्टर ट्रेनर कोर्स का ये जो नीड एनालिसिस चैप्टर है, ये आपको क्या बताता है कि जब एज अ ट्रेनर आप एक ट्रेनर हैं एक एथलीट के, तो आपको एथलीट के बारे में क्या क्या चीज़ें जाननी है, क्या क्या चीज़ें पता हो, तब आप अच्छे से काम कर पाओगे, है ना। आज आपके पास एथलीट आ जाए, आप सोचते हो ना मैं वर्कआउट शुरू कहाँ से कराऊँ, क्या करवाऊँ कि इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो, क्या ABC कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ये चैप्टर उस चीज़ के बारे में है कि एथलीट के साथ कहाँ से शुरू करवाया जाए और क्या करवाया जाए, सारा कुछ A to Z स्टार्टिंग से। ओके, सो नीड एनालिसिस बताता है कि क्या क्या चीज़ें एथलीट्स की हमें एनालाइज करनी है, उसकी कौन सी ज़रूरतों को एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करना है। तो इसके अंदर 4 से 5 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ट्रेनर के लिए कि अपने एथलीट के लिए एनालाइज करेगा क्या है। सबसे पहला काम, सी व्हेन वर्किंग विद एथलीट देयर इज़ एन एरे ऑफ इंटरेक्शंस। बहुत सारे लोग उस एथलीट के साथ इंटरेक्ट करते हैं सेम टाइम पे, जैसे उसका कंपटीशन है, उसकी ट्रेनिंग है, उसका कोच है, मैनेजर्स हैं, स्टेडियम है। देयर आर मैनी फैक्टर्स जो कॉन्टीन्यूसली एक एथलीट के साथ ना इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो उस टाइम एथलीट का ना कई बार कंफ्यूज होता है किस चीज़ पे ज़्यादा मैं ध्यान दूँ, किस पे कम दूँ। फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सोशल स्ट्रेस है, फैंस हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं एथलीट का सबसे बड़ा उसका फोकस किस पे होगा, उसकी परफॉर्मेंस पे। नंबर 1 इज परफॉर्मेंस। अंडरलाइन करते रहिए, साथ साथ उसको नोट्स बनाते रहना। सो गाइस, एथलीट्स मेन रोल इज टू परफॉर्म। कोई भी एथलीट है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट, उसका मेन रोल क्या है, परफॉर्म करना। परफॉर्म मतलब अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना। और एथलीट की जो हम बात करें रोजी रोटी कह लो या उसका जो कह लो कैरियर भी उसका स्पोर्ट्स ही होता है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा उतना उसको एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं, उतनी उसका नाम बढ़ता है, लोग हायर करते हैं, उसको पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे एक एथलीट ने पढ़ाई बाकी सब चीज़ों को छोड़कर एक स्पोर्ट को चूज़ किया है, उसी स्पोर्ट से उसको आगे जाना है। इसका मतलब क्या है कि उसी स्पोर्ट से उसको सब कुछ चाहिए, है ना। उसका कैरियर भी, उसका लिविंगहुड, लाइवलीहुड, लॉन्ग टर्म आगे आने वाले बहुत सारे आगे वाले टाइम को भी सिक्योर करना है। एथलीट की शेल लाइफ कितनी होती है, 5-7 साल। 5 से 7 साल ही परफॉर्म कर सकते हैं वो अच्छा खासा, उसके बाद नहीं परफॉर्म करेगा। तो उसको पता है यार, आज मैं अगर 25 का हूँ, 5 साल 30-32 के बाद मैं आज ही कमाने ना, ये 5 से 7 साल में आज ही मेरे को अपने आप को ऐसा करना है कि मैं अपना लाइफ टाइम आगे तक सिक्योर कर सकूँ, है ना। सो परफॉर्मेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे एथलीट सोचता है। तो हमें भी उसकी परफॉर्मेंस को एज अ ट्रेनर, उसके गोल और परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने पे काम करना होता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ परफॉर्मेंस। एज अ पर्सनल ट्रेनर आप उसकी परफॉर्मेंस के लेवल्स को चेक करोगे। आज उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल, कोई एथलीट आता है, आज ये एथलीट नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, नेशनल लेवल पे टॉप 10 में है। टॉप 10 का मतलब लगा लो कि 10वां 8वां 10वां नंबर है, बट इसको मेरे को टॉप 5 में पहले लेके जाना है, फिर टॉप 3 में लेके जाना है। तो टॉप 10 10वें नंबर से 5वें नंबर तक आने के लिए क्या कंपटीशन है, कहाँ पे लैग कर रहा है, क्यों परफॉर्मेंस उसकी रुकी हुई है, उन चीज़ों पे एनालाइज करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों में क्या क्या है आगे आएगा। परफॉर्मेंस जो पहला फैक्टर है जिसको आपको देखना है कि करंट परफॉर्मेंस और आगे जहाँ पे पहुँचना है, उस गैप को आपको जानते हुए, जानकर उस पर काम करना है, ठीक है। सेकेंड इज सपोर्ट पर्सनल। सपोर्ट पर्सनल मतलब क्या है, वो लोग जो एथलीट के साथ उसके सराउंडिंग नेटवर्क में हमेशा रहते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं। पर्सनल मीन लोग, वो लोग जो उसके सपोर्ट में रहते हैं। कौन कौन होते हैं, देखो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, कोचेस होंगे, मैनेजर्स होंगे, एजेंट्स होंगे, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोवाइडर्स होंगे, पेरेंट्स एंड गार्डियंस होंगे। आपको इन सब का पता होना चाहिए, कौन उसका कोच है, कौन उसका मैनेजर, एजेंट। इन सब के बारे में आपको अच्छे से एनालाइज करना है।
अगर वो बहुत अच्छे लेवल का कोच है, मैं सॉरी बहुत अच्छे लेवल का एथलीट है, तो ये सब लोग होंगे। नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का एथलीट है तो उसके साथ एक कोच ही होता है सिर्फ, है ना। जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगी ये सारे लोग धीरे धीरे ऐड ऑन होते जाएंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा लोग ऐड ऑन होते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ के चलना है बुक के अंदर कि बेसिक से एडवांस लेवल, यहाँ पे एडवांस लेवल तक के सब लोगों को कवर किया गया है, ताकि आपको पता रहे कि बेसिक से शुरू होंगे, धीरे धीरे कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। सपोर्ट पर्सनल के बाद नेक्स्ट जो हमें एनालाइज करना है फिक्स्ड पॉइंट्स। फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जिनमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते। ज़्यादातर जैसे स्टेडियम्स जहाँ पे उसको डेली जाना है, जहाँ पे डेली उसको वर्कआउट करना है, ठीक है, जहाँ पे वो स्पोर्ट खेलेगा। उसके बाद आपका जो रूल ऑफ द एक्टिविटी, रूल ऑफ कंपटीशन, उसको पीक कब लेके आना है, अपना पीक, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कौन से कंपटीशन में देना है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब वो अब जैसे ना बैडमिंटन ही ले लो या टेनिस ले लो, टेनिस में भी दो तरह के कोर्ट होते हैं, इंडोर और आउटडोर भी होते हैं, है ना। इंडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आउटडोर कोर्ट्स भी होते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट्स के भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका सिंथेटिक फ्लोर, सिंथेटिक होता है वो। एक होता है क्ले कोर्ट, वो मिट्टी का होता है। और विंबलडन होता है आपका ग्रास पे। तो तीनों लेवल के कोर्ट्स पे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग की जाती है, मतलब अलग अलग लेवल का स्किल चाहिए खेलने के लिए। ग्रास के ऊपर अलग स्किल होता है, क्ले कोर्ट पे अलग स्किल चलता है। सरफेस अलग हो जाता है ना। हाँ, सरफेस अलग होने की वजह से वो स्किल भी कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। अब सिंथेटिक कोर्ट्स के ऊपर रैलीज बहुत लंबी चलती है, ठीक है। तो सिंथेटिक कोर्ट पे कहीं ना कहीं एंड्योरेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ग्रास कोर्ट पे रैलीज नहीं चलती, ग्रास कोर्ट पे स्किल चलता है। जिसका अच्छा स्किल है वो निकाल जाता है, जो अच्छा कॉर्नर टू कॉर्नर मार रहा है, अच्छे स्किल्स वाले ग्रास कोर्ट पे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉम्पिटिशन बंदा अपने पे काम करता है। अब किसी के पास स्किल तो बहुत अच्छा है, वो ग्रास कोर्ट पे तो बड़ा अच्छा खेल रहा है, बट उसके अंदर स्टेमिना नहीं है, तो क्ले कोर्ट या फिर सिंथेटिक कोर्ट पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिंथेटिक कोर्ट पे रैलीज बहुत लंबी चलती है, उस पर पैर फिसलता नहीं है। ग्रास पे क्या होता है, पैर फिसलता है ज़्यादा, उस पर फिसलता नहीं है, उस पर लोग भागते रहते हैं। सेम बैडमिंटन, कहीं वुडन कोर्ट है, कहीं सिंथेटिक कोर्ट्स है, तो बहुत सारे डिफरेंट सर्फेसिस होते हैं। ये सारे किस में आते हैं, दे ऑल कम्स अंडर फिक्स्ड पॉइंट्स, कि वो तो फिक्स्ड है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, आपको अपने एथलीट को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है ना, दैट आर फिक्स्ड। नेक्स्ट आपको जो एनालाइज करना है दैट इज द कैरियर ऑफ द एथलीट। अगर वो एथलीट अच्छा कमाएगा, अच्छा उसका कैरियर होगा, तभी आपको पे कर पाएगा ना, एज ए ट्रेनर तभी आपको पे कर पाएगा। आप चाहोगे कि आपका एथलीट अच्छे टूर्नामेंट्स जीते, उसको अच्छी स्पॉन्सर्स मिले, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर पे। जब उसको ये पता चलेगा कि मेरे कोच की वजह से, मेरे ट्रेनर की वजह से मेरा यहाँ लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच गया और मेरे को इतना सारे चीज़ें मिल रही, तो आपको पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा नहीं, ही विल पे यू बेटर। दूसरा, कैरियर क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने सबसे पहले डिस्कस किया, एथलीट्स के लिए यही कैरियर है, उनका स्पोर्ट ही उनका कैरियर होता है ना, उनको उसी स्पोर्ट से कमाना है। अब हर कोई एथलीट तो टॉप पे नहीं पहुंचता, हर कोई एथलीट तो नहीं होता जो आप कैरियर में बहुत अच्छा कर पा रहा है। देयर आर वेरी फ्यू, सी चैंपियंस आर वेरी फ्यू, कम होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द एथलीट्स कौन होंगे, आपके पास अगर 100 बंदा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कोच के पास ऐसे होते हैं 100 बंदे। हम लोग जब कोचिंग करते थे 100 150 बच्चे आते थे अकेडमी में, खेलते थे, तो 100 बच्चों में से 1 या 2 ही निकलेंगे ना टॉप पे, बाकी 90% बच्चे जो हैं वो एक मिडिल लेवल पे रह जाते हैं। अब उनका भी कैरियर हमें सोचना है, हमें देखना है कि यार कैरियर वाइज ही सेटल होने चाहिए। अगर आप एज ए ट्रेनर देखते हो कि यार आपके 2 ही 3 ही बच्चे आगे निकल पाएंगे, बाकी के बच्चे, बाकी के एथलीट्स, तो उन सबके कैरियर के लिए हमें प्लान करना होता है। जैसे हमें इन द सेंस कैसे प्लान करना है कि हम उनका परफॉर्मेंस हर लेवल पे बेटर करें। जो टॉप पे निकल रहे हैं उनको टॉप पे एक स्टेप आगे लेके जाएं, जो मिडल है उनको मिडल से एक स्टेप आगे लेके जाएं, ठीक है। अब जैसे कैरियर की बात करता हूँ, टॉप लेवल एथलीट्स जो होते हैं, टॉप लेवल एथलीट्स को बहुत सारी एड्स मिल जाती हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनियां नौकरी दे देती हैं, गवर्नमेंट इवन नौकरियां दे देती है। आपको पता है हरभजन हो गया है, जितने भी हॉकी जो ओलंपिक खेल गया, कहीं ना कहीं डीएसपी की जॉब मिलती है उनको, डीसीपी की जॉब मिल जाती है डायरेक्ट। डीसीपी बहुत अच्छा रैंक होता है, उनको करना कुछ नहीं, जाके बस साइन मार के आने, एक ओलंपिक खेल लिया एंड
दे विल बी हायर्ड, और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स दे देती है। तो उनका तो पता चल गया। अब जो टॉप पे नहीं है, थोड़े नीचे रह गए, वो उनको कहीं ना कहीं और अलग अलग जॉब्स, रेलवेज, इंडियन ऑयल, बहुत सारी कंपनीज हायर करती है। स्पोर्ट्स कोटे से गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफिक किया हुआ है कि आपको हायर करना ही करना है, तो स्पोर्ट्स कोटे से हायर करती है, वो भी हायर्ड होते हैं। उससे नीचे रह जाएंगे, उनका क्या? उनको भी स्पोर्ट्स बेसिस पे इधर दे स्टार्ट जॉब्स वगैरह मिल गई, ठीक है, अदरवाइज वो स्पोर्ट्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। वो हमें उनको गाइड करना पड़ेगा, हमें उनका कैरियर देखना पड़ेगा। अब कैरियर उनका ही बनेगा टॉप लेवल का, और एक थोड़ा सा नीचे, मैं कहता हूँ टॉप 10, टॉप 50। अगर इंडिया के जो टॉप 50 या टॉप 100 में आते हैं ना, वो सब के सब अच्छे सेटल हो जाते हैं, बढ़िया सेटल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हर कोई डिफरेंट स्टेट से होता है, अपनी स्टेट में टॉप का होगा। इस तरह से कैरियर वाइज आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है? जो टॉप से थोड़ा नीचे है। टॉप वाला तो निकल गया भाई, उसको तो पकड़ लेंगे, सब ले लेंगे। आज ऋषभ पंत देखो, 4-6 इनिंग्स बढ़िया खेल गया है, और आज उसकी बल्ले बल्ले ऐसे ऐड आने लगी है, शुरू हो गई है, कोई कहने की बात नहीं, समझ रहे हो। तो कैरियर वाइज भी हमें देखना है कि हमारे एथलीट्स अच्छा करें, और वो कैसे करेंगे? जब आप उनकी परफॉर्मेंस एक लेवल और ऊपर बढ़ाओगे, एक लेवल और आगे करोगे। नेक्स्ट आपको नीड, क्या सी चीज़ें देखनी है? सोशल स्ट्रेसर्स। सोशल स्ट्रेस किसका होता है? फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस। जो फैंस होते हैं उनका भी स्ट्रेस होता है कई बार, यार मेरे इतने फ़ैन देख रहे हैं, फ़ैन नाराज़ हो रहे हैं कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जो टॉप लेवल एथलीट्स होते हैं ना, बहुत स्ट्रेस होता है उनके ऊपर, वर्क का, स्टडी का। अब कई स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई भी करनी है और साथ में परफॉर्म भी करना है, स्पोर्ट्स भी खेलना है, दोनों चीज़ों का स्ट्रेस होता है। कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इंजीनियर भी और क्रिकेटर भी हैं, जो इंडियन टीम में है। तो भाई इंजीनियर वैसे ही लोग नहीं बन पाते पढ़ पढ़ के बिना खेले, वो खेल भी रहे और इंजीनियर भी बन रहे, है ना। तो इन सब चीज़ों का स्ट्रेस, ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो जाता है। फिर आज क्रिकेटर्स को देखो कितना ट्रैवल करते हैं, कभी आईपीएल खेलना है, आज बॉम्बे, कल बैंगलोर, कभी कहीं कभी कहीं, इतनी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है। तो ये सारे सोशल स्ट्रेस। अच्छा, फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होते हैं, कई बार घर में बच्चा पैदा हुआ है, अब कोहली का बच्चा हुआ है, छोटा बच्चा साथ, अब भाई फैमिली को भी टाइम देना है। सो इन सब चीज़ों को आप लोग एज ए ट्रेनर, सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट बनते हो, आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो कि कब इसको कौन सी जगह पे ज़्यादा इन्वॉल्व करना है। अब पता है आपको कि वो फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व है, आप रोज़ फ़ोन नहीं करोगे, भाई उठ जा, सुबह ट्रेनिंग करनी है, आजा आजा आजा, नहीं करोगे। नहीं भाई, तू रिलैक्स कर। मैं प्लान करूँगा कि अभी ये 4 महीने तू अपनी फैमिली के साथ है, 4 महीने तेरा रेस्ट पीरियड है, 4 महीने के बाद जिस दिन तू आएगा, मैं तेरा उस दिन से स्टार्ट करूँगा तेरे को ट्रेन करना, और उसके बाद इस टूर्नामेंट में हम पीक परफॉर्म करेंगे। ये सारे फैक्टर्स आपको उसमें काउंट करने हैं। तो गाइज ये जो 5 फैक्टर्स हमारे पास, परफॉर्मेंस, मतलब स्टार्ट करने से पहले उस किसी भी एथलीट के साथ उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रोग्राम शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले आपको जो एनालाइज करना है, क्या करना है? परफॉर्मेंस, सपोर्ट पर्सनल, क्या क्या सपोर्ट पर्सनल है उसके साथ, फिक्स्ड पॉइंट्स, उसका स्टेडियम, कहाँ खेलना है, कौन से टूर्नामेंट्स में उसने जाना है, उसका कैरियर, आज किस कैरियर पे है, स्टूडेंट है या वर्किंग है, क्या कर रहा है। सोशल स्ट्रेसर्स, सोशल स्ट्रेस क्या है? मैरिड है, बच्चे हैं, और उसके बाद वो सोचे मैंने परफॉर्म भी करना है सब कुछ, और नौकरी भी नहीं है, मुश्किल हो जाता है। आज एक मैरिड बंदा बोले भाई मेरे को अच्छा खासा प्लेयर बना दो, मतलब मैं खेलता हूँ लेकिन जॉब भी नहीं है, तो पैसे कहाँ से लाएगा खेलने में, आपको कहाँ से पे करेगा? तो देयर आर मेनी सोशल स्ट्रेसर्स, उन सबको चेक करना है। तो इन सब के होते हुए हम कहाँ से स्टार्ट करें, वेयर टू स्टार्ट, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पे अब पॉइंट दिए हैं, पेज नंबर 56, वेयर टू स्टार्ट। हम एज ए ट्रेनर एथलीट के साथ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारे क्वेश्चंस जो भी लोग एथलीट्स हैं, जो लोग परफॉर्मर रहे हैं, जिन लोगों ने स्पोर्ट्स में गए हैं, आप सब इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना अपने पास बुक में। जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, चाहे साइकिलिंग हो गया, स्पोर्ट्स, या किसी भी फुटबॉल, किसी भी स्पोर्ट में आप लोग रहे हो, है ना, आप ये सारे पॉइंट्स को ईजिली समझ पाओगे और आगे उसके आगे आंसर्स लिखो अपने लिए, सो दैट आप
अपने बारे में जान सको और फिर एथलीट के साथ बात करेंगे तो उसके बारे में आप जान पाओगे। सो गाइस क्या क्या है, वे टू स्टार्ट। सबसे पहले एथलीट का पर्सनल डिटेल्स, उस एथलीट की पर्सनल डिटेल्स आपके पास सारी होनी चाहिए। क्या क्या, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स, वो कैसे आएगा, साइकिल पे आता है, उसके पास कोई अरेंजमेंट है या नहीं है, बस में आ रहा है, स्कूटर पे आ रहा है, कार में आ रहा है, ऑल दो स्टफ आपको पता होना चाहिए। आज मैं आप सबको ट्रेनिंग के लिए बुला लूँ अपने पास, मुझे पता है यार अतुल तो साइकिल लेके भी आ जाएगा, नवीन बाइक लेके आ जाएगा, ठीक है, जफ़र कह रहा भाई मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, मतलब मैं कैसे आऊँगा, तो मेरे को उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना कैसे आए। तो एज अ कोच 3-4 घंटे लग जाते हैं। वो शुभम वो आता था वहाँ से बागपत से, बड़ौद, शुभम ये बड़ौद से आता था हमारे पास क्लासेस लेने। ये भाई 2 लड़के हमारे पास, ये सत्येंद्र है और एक गौरव है, ये आगरा से आते हैं। आज मैं सत्येंद्र वाला उसको बोलूँ भाई रोज सुबह ट्रेनिंग के लिए आ जाओ मेरे पास, दिक्कत है ना आने को, अगर डेडिकेटेड हुए ना ये सुबह की ट्रेन पकड़ेंगे, वो 1.5-2 घंटे में बचा देती है दिल्ली, और सर दिल्ली पहुँचेंगे 2 घंटे में, दिल्ली ट्रेनिंग करेंगे वापस। सो एज अ ट्रेनर मेरे को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को अपने क्लाइंट को क्या चीज़ें कैसे करवानी है। सो गाइज इसी में नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल डिटेल्स के बाद नेक्स्ट है व्हाट दे वांट फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोग्राम। एथलीट आपसे क्या चाहता है, एथलीट आपको एक्सप्लेन करे भाई तू मेरे से क्या चाहता है, तू बता, ठीक है। प्रीवियस परफॉर्मेंस, हम एथलीट को बोलेंगे तेरी प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या है, तू आज की डेट में क्या परफॉर्म कर रहा है और तू कहाँ जाएगा, हम समझना चाहते हैं। फिर प्रीवियस परफॉर्मेंस के बाद टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल चीज़ों में आती है स्किल, टेक्निक, स्किल जैसे हॉकी में ड्रैग मारना है तो भाई तेरी स्किल पे तो कोच काम करेगा, है ना। आपको टेक्निकल पार्ट पे करना है तो कोच और आप में, हम में डिफरेंस क्या है, हम उसके फिजिकल फिटनेस ट्रेनर्स हैं, कोच उसका टेक्निकल ट्रेनर होता है। आज आपको हॉकी की ड्रैग फ्लिक नहीं आती, बट आप हॉकी के प्लेयर को बेटर कर सकते हो परफॉर्मेंस वाइज, उसकी स्पीड में, उसकी एजिलिटी में, उसकी एंड्योरेंस में आप उसको बेटर कर सकते हो, लेकिन उसके स्किल में उसको कौन बेटर करेगा, उसका कोच। ये डिफरेंस है, ठीक है। ये हमेशा समझना कि क्रिकेटर, एक क्रिकेट का कोच उसको टेक्निक बता सकता है, डिफेंस और अटैक और फॉरवर्ड फुट, बैकवर्ड फुट, ये सब चीज़ों की बेटर टेक्निक वो बता सकता है। हम उसको बेटर कर सकते हैं उसकी फिजिकल फिटनेस में, उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस में। सो उसको ये हमें पता होना चाहिए कि इसको किस चीज़ में डेवलपमेंट चाहिए। स्किल के बारे में अगर वो आपसे बात करे, भाई स्किल तेरा कोच करेगा, मैं क्या करूँगा, तेरी फिजिकल डेवलपमेंट, तेरे फिजिकल परफॉर्मेंस को मैं बढ़ाऊंगा, स्पीड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, इन चीज़ों को। फिर इंडोर सेशंस हैं या आउटडोर सेशंस लेने हैं, कितना एक्सपीरियंस है उस बंदे को, आप कितने साल से अब ये ट्रेनिंग कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉयड कम से कम 7 से 8 साल बाद लेना चाहिए अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो। बॉडी बिल्डिंग में आपकी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग साइकिल 7 से 8 साल होनी चाहिए। अगर मेरे पास आज कोई आता है ना कि मैं बॉडी बिल्डिंग करनी है, स्टीरॉयड चाहिए, बताओ क्या है, तो मैं उससे सबसे पहले ये पूछता हूँ भाई कितने साल से ट्रेनिंग कर रहा है। सर 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, भाई नमस्ते। अभी उसको समझाना पड़ता है क्यों 7 to 8 ईयर्स नेचुरल करो, ठीक है। पीक परफॉर्मेंस कब आएगी, तो यही सब ट्रेनिंग साइकिल कि भाई आपने ट्रेनिंग करते हुए कितना टाइम हुआ है, 2 साल हुए हैं सर, और क्या परफॉर्म कर रहे हो, सर अभी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। 2 साल में अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, लेट अस सी कहाँ दिक्कत है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। देन पर्सनल बेस्ट, उसका पर्सनल बेस्ट क्या रहा है, कोई एथलीट है तो कितना तेज़ भागता है, उसका पर्सनल बेस्ट लेना पड़ेगा। कंपटीशन का कितना एक्सपीरियंस है, किस लेवल का कंपटीशन खेला हुआ है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल्स, इंटरनेशनल, किस लेवल पे वो परफॉर्म कर चुका है। इक्विपमेंट्स, भाई कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करता है, जैसे बैडमिंटन ही हो गया, बैडमिंटन में बेसिक रैकेट आते हैं और बहुत अच्छे एडवांस रैकेट आते हैं, 12-15 हज़ार के रैकेट भी आते हैं। अगर हम लोग 15-15, 12-12 हज़ार के रैकेट से इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल के लोग खेलते हैं, उनको बेसिक रैकेट दे दोगे परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। एक क्रिकेटर हो गया, वो इंग्लिश विलो से खेलता है, इंग्लिश विलो का स्ट्रोक अच्छा है, उसको आप बेसिक लेवल का बैट दे तो नहीं खेल पाएगा ना। तो वही चीज़ है, इक्विपमेंट क्या यूज़ कर रहा है, कौन सा उसको यूज़ करना चाहिए। डज द एथलीट हैव हिज ओन इक्विपमेंट्स, क्या उसके पास उसके अपने इक्विपमेंट है या बोरो कर रहा है। कई ऐसे बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जो कई लोग नहीं रखते, उनको बोरो करने पड़ते हैं, यहाँ से लेने पड़ते हैं, जैसे हार्नेस, इलास्टिक हार्नेस, वेट जैकेट, कैम रिकॉर्डर्स होते हैं। फाइनेंस, कैन दे ग्रांट असिस्ट टू देयर कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग्स। ये जितने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, एक एक पॉइंट को अगर आप पढ़ोगे यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर मेनी पॉइंट्स। सो
जैसे स्कूल कॉलेज पार्ट टाइम जॉब क्या करता है, एथलीट्स अदर कमिटमेंट्स, उस एथलीट के कोई और कमिटमेंट्स हैं, फैमिली पार्टनर हॉबीज़ अदर स्पोर्ट्स, व्हाट इज़ देयर टाइम अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग, कितना टाइम दे सकता है ट्रेनिंग के लिए, दिन में कितना टाइम अवेलेबल है उसके पास, डू दे हैव प्लान्ड हॉलीडेज, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, प्रीवियस इंजरीज, कोई इंजरीज हैं, करंट प्रॉब्लम्स, कोई डायबिटिक एस्थमा कोई करंट प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्सेस टू मेडिकल सपोर्ट, क्या आपको प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट मिल रहा है, फिजियोथेरेपी सपोर्ट, कोई एस्थमा इनहेलर बीपी या कोई और दवाइयाँ तो नहीं खा रहा, तो मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी थिंग्स, क्या डज ही हैज़ एक्सेस टू जिम, क्या आप जिम वेट ट्रेनिंग करते हो, तो देर आर सो मैनी पॉइंट्स जिनको पता करके, जिनके बारे में पता करके फिर हम उस बंदे पे काम करते हैं, उसके बाद काम करना शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हम सिर्फ उस बंदे की चीज़ों को, उस बंदे के उस एथलीट को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज एथलीट्स जो अच्छे लेवल के एथलीट है, पता है क्या 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 पे करते हैं अपने ट्रेनर्स को, किसी को आइडिया है सैलरी के बारे में, एनी आइडिया, एनीवन? मैं बताऊं? हाँ सर डिपेंड करता है वो उसकी सिचुएशन के ऊपर और उसकी पोस्ट के ऊपर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अच्छे लेवल के हैं, जो अच्छे लेवल के एथलीट्स हैं। लेवल का कोई वो नहीं है। अभी रिसेंटली में कोहली ने तो भैया तो क्या नाम है स्कोर पे दिया राजकुमार 2 CR, तो ऐसा ठीक है, एंड दैट टू सी, ये तो चलो टॉप लेवल हो गया। टॉप लेवल पे अगर आप जाते हो, अच्छे एथलीट्स के साथ जाते हो, 2 CR 3 CR है, ये प्राइसिंग है। जो फुटबॉलर्स जो ये हैं अपने लॉन टेनिस प्लेयर्स, इनके और डबल ट्रिपल से, ये तो इंडिया में तो बहुत कम प्राइस है। बाहर फुटबॉलर्स को और जो लॉन टेनिस प्लेयर्स हैं, दे आर पेड सो हाई ट्रेनर्स। मैं कह रहा हूँ हम नेशनल लेवल पे भी आ जाए ना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लेवल पे भी आ जाएँ, कहीं ना कहीं 5-7 लाख रुपया उनको एक सीज़न का मिलता है। नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे नहीं, सीज़न का, कि मेरे को इस सीज़न में परफॉर्म करना है, आप 6 महीने मेरे साथ लगा दो, मतलब ऑलमोस्ट मंथली 1-2 लाख रुपये आपको आराम से मिल जाता है। तो उस लेवल पे जब आपने जाना है, जब जहाँ आपको पता है यार मुझे 6-6 महीने का, या ये होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। आज एक ट्रेनर को आपने, एक एथलीट को आपने बड़ा अच्छा ट्रेन किया और वो टूर्नामेंट जीत गया, तो दूसरा एथलीट पता क्या कहेगा, यार इस बंदे ने इसको ट्रेन किया था, मैं भी इसको हायर करना चाहता हूँ, वो आपको हायर करेगा, तब नाम बढ़ता है। 6-6 लोग आपको हायर कर रहे हैं, फिर आपके पास टाइम है कि नहीं है ये देखना पड़ता है। सैमुटेनियसली लोग हायर करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग लोग। आज जिसको कोहली हायर कर रहा है, भाई जो कोहली के नीचे जितने खेल रहे हैं वो सब उसको हायर करना चाहेंगे ना, यार कोहली को ट्रेन करता है, ये बड़ा अच्छा ट्रेनर है, इसको नॉलेज है, सब उसको हायर करना चाहेंगे, सब उससे ट्रेनिंग लेना चाहेंगे। सेम जब आप परफॉर्मेंस, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब आप उस एथलीट को परफॉर्मेंस दे दोगे, वो परफॉर्म करेगा, वो जीतेगा, आपका नाम होना शुरू हो जाएगा, आप अपने आप को मार्केट करना शुरू कर दोगे, फिर लेवल बढ़ता है। सो गाइज, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम, उसके बाद शुरू होती है उसकी नीड एनालिसिस, कि अब हम उसकी बॉडी पे क्या काम करें, अब हम उसकी फिजियोलॉजी पे, उसके स्टेमिना पे अब क्या काम करना है। अब शुरू होगा नीड एनालिसिस। देख रहे हो, इतना कुछ करने के बाद देन वी स्टार्ट विद नीड एनालिसिस। तो नीड एनालिसिस को पढ़ते हैं सबसे पहले। व्हेन कंडक्टिंग नीड एनालिसिस वी नीड टू फाइंड एज मच रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। जितनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट मतलब उसके स्पोर्ट से रिलेटेड, उसकी फिटनेस से रिलेटेड, उसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आती हैं, सबसे पहले हमें इररेलेवेंट चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। हमें क्या करना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मेरे पास एक आ रहा है मैराथन रनर आता है, सर जी मैं मैराथन रनर हूँ, ठीक है भाई, और मेरे को परफॉर्मेंस, मेरा आने वाले 6 महीने में एक मैराथन आ रही है, मेरे को उसमें परफॉर्म करना है, मेरे को उसमें फर्स्ट आना है, मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो उसको ट्रेन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यार मैराथन, एक मैराथन का बेस्ट टाइम क्या है, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, जहाँ पे आपने कम्पीट करना है वहाँ का कॉम्पिटिशन लेवल क्या है, आपका बेस्ट टाइम क्या है, आपका पर्सनल बेस्ट क्या है, दोनों में कितना डिफरेंस है, क्यों है, उन चीज़ों पे आप काम करना शुरू करोगे ना। उसका एंड्योरेंस कम है या स्ट्रेंथ कम है, किस चीज़ में लैक है, हम उन चीज़ों पे डायरेक्ट काम करना शुरू करेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे भाई तू कितना केजी वेट उठा लेता है, कितने केजी से स्क्वाड मारता है, ये इररेलेवेंट हो जाता है हमारे लिए। तो रेलिवेंट चीज़ों पे काम करना है। तो रेलिवेंट चीज़ों में क्या क्या आ गया,
उसकी बॉडी, लिम्ब मूवमेंट, फिजियोलॉजिकल एनालिसिस, वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एंड्योरेंस फैक्टर्स, ये सब चीज़ें उससे डिस्कस करनी है। कॉमन जॉइंट्स, कोई इंजरी है, एनर्जी सिस्टम, जिस ट्रेनिंग जो हमने उसको ट्रेनिंग करनी है उसमें कौन सी एनर्जी सिस्टम इन्वॉल्व होगी, इज इट एरोबिक एनर्जी, एनारोबिक एनर्जी, किस में जाना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ये पता चलता है कि उसको हमें वेट ट्रेनिंग कितना कराना है, डज ही नीड्स वेट ट्रेनिंग या ही नीड्स एंड्योरेंस ट्रेनिंग, कार्डियो ट्रेनिंग, कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा, उसका अभी करंट ट्रेनिंग स्टेटस क्या है, और टेस्टिंग प्रोटोकॉल, उसको हम टेस्ट भी करेंगे कि वो अगला बोलता है यार मेरा पर्सनल बेस्ट इतना है, ठीक है भाई करके दिखा पहले, समझ ना, उसको तरीके से चलो आज करके देखते हैं, गिव मी योर पर्सनल बेस्ट, आपने खुद टाइम लिया। तो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स भी सारे होते हैं और फिर उनकी फिटनेस टेस्ट भी होते हैं। हमने पहले फिटनेस टेस्ट किए थे क्लाइंट्स के, यहाँ पे ट्रेनर्स एथलीट्स के फिटनेस टेस्ट बहुत सारे अलग अलग होते हैं, वो सब करते हैं। ये सारे फैक्टर्स नेक्स्ट आप पेज पे देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। मूवमेंट एनालिसिस, जैसे उस एथलीट की क्या मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, इज़ ये रनर, इज़ अ स्विमर, इज़ अ साइकिलिस्ट, वो कौन है, इज़ ये फुटबॉलर। तो उस स्पोर्ट में उसकी मूवमेंट्स को एनालाइज करना आपका काम। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, फिजियोलॉजिकल मतलब उसकी फिटनेस में क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए, पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, स्पीड चाहिए, एजिलिटी चाहिए, क्या चीज़ चाहिए उसको, या इन सब का कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे फुटबॉल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एनर्जी सिस्टम, कौन सी एनर्जी सिस्टम में काम करेगा, एनारोबिक में, एरोबिक में। एनारोबिक मतलब फास्ट भागना पड़ता है उसको या आराम से चलना पड़ता है। एनारोबिक का मतलब ये भी होता है कि हाई ज़्यादा हैवी वेट के साथ फास्ट काम करना पड़ता है या फास्ट भागना पड़ता है। एनारोबिक हमने जैसे समझा था, आप सबको क्लियर है आई बिलीव। एनारोबिक आप सबको क्लियर होना चाहिए, हाई इंटेंसिटी, जहाँ इंटेंसिटी हाई है। एरोबिक जहाँ पे इंटेंसिटी लो है। एनर्जी एनालिसिस, कोई एनर्जी तो नहीं है, या इस स्पोर्ट में कौन सी कॉमन एनर्जीज इंजरीज होती हैं, बट तो कॉमन इंजरीज इन दिस स्पोर्ट, वो इंजरी क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है, हमें वो नहीं होनी चाहिए, तो उस पर काम करना है। जैसे मैक्सिमम लोगों को एल्बो, क्रिकेट में टेनिस एल्बो की इंजरी आती है, क्यों आती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वाई, कौन से मसल्स वीक हो रहे हैं जिसकी वजह से इंजरी आ रही है, वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो पहले। नी इंजरीज आती है, क्यों आती है, थाई को, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग करो पहले। इन सब पे काम करना है। एथलीट का वेट ट्रेनिंग, कि उसको वेट ट्रेनिंग में कौन सी ट्रेनिंग ज़्यादा कराएं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में बेसिक स्ट्रेंथ करवाना है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कराएं, पावर पे काम करें, या मसल इंड्योरेंस में काम करें। ये सब हमने पढ़े हुए हैं, स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, पावर, मसल इंड्योरेंस, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है 1 2 है ना। एथलीट्स ट्रेनिंग स्टेटस, कि भैया उसका ट्रेनिंग स्टेटस अभी तक का क्या था, वो कितनी ट्रेनिंग करता था, दिन में 2 घंटे कर रहा था, 1 घंटा कर रहा है, आधा घंटा कर रहा है, उसका क्या स्टेटस है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, वही कि जनरल फिटनेस कंपोनेंट्स, उसके फिटनेस कंपोनेंट्स को टेस्ट करना आना चाहिए, जर्नल भी और गेम रिलेटेड, है ना, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स को भी हम लोग टेस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करना है। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरतें हैं उस एथलीट की। जब हम इन सबको एनालाइज करेंगे तब उसके साथ अच्छे से काम कर पाएंगे, तब ज़्यादा अच्छा तरीके से काम कर पाओगे आप। इवैल्यूएटिंग द स्पोर्ट, स्पोर्ट को वैल्यूएट करना, कौन सा स्पोर्ट खेल रहा है, उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, वही अकॉर्डिंग टू ऑल दिस अबव जो भी ऊपर दिए हुए कैटेगरीज, उसके अकॉर्डिंग आप स्पोर्ट को एनालाइज करते हो। फिर एथलीट को असेस करते हो, असेसिंग द एथलीट, एथलीट इन पैरामीटर्स पे कितना उतर रहा है, ये पैरामीटर्स के ऊपर एथलीट कितना काम कर पा रहा है ना। ये पैरामीटर्स नीचे दिए हुए हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना है, एक ओवरऑल टेम्पलेट बनाना है, मेन कंपटीशन कब आ रहा है उसके ऊपर तैयार करना है, एरिया मतलब कौन से लेवल पे खेल रहा है, नेशनल, स्कूल, चैम्पियनशिप, कुछ कंपटीशन ऐसे होते हैं इसमें क्वालिफाई करना पड़ता है, तो वो क्या क्वालिफाइंग कंपटीशन खेल रहा है या मेन कंपटीशन खेल रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्लान, ट्रेनिंग गोल, ये सारे पॉइंट्स को एथलीट को असेस किया जाएगा। जब आप एथलीट को प्रॉपर तरीके से असेस करोगे तब जाके वो एथलीट के लिए आप ढंग से शेड्यूल बना पाओगे। अब मेरे को समझ आएगा यार मेरे एथलीट को ना स्ट्रेंथ और पावर में काम करना है, ही इज़ वीक इन एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में वीक है। स्ट्रेंथ मतलब ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा वेट के साथ ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाता, उसकी लेग्स वीक है जिसकी वजह से स्पीड नहीं आ रही,
है ना। देर आर मैनी फैक्टर्स जिसको आपको एनालाइज करके फिर उसको ट्रेन करना है, ओवरऑल ट्रेनिंग देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एक प्रॉपर तरीके से एथलीट के साथ उसका शेड्यूल बनाने में, उसको ट्रेन करने में और उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करने में। गाइस इतना आसान नहीं है एथलीट्स के साथ काम करना। कोच के साथ बहुत क्लोज कनेक्ट रखना पड़ता है। कोच भी आपको बता देगा यार क्या चीज़ों में, इस स्पोर्ट में कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बैडमिंटन की बात करूँ, मैं बैडमिंटन कोच ऑल्सो। तो बैडमिंटन में अगर मैं बात करता हूँ, मुझे पता है एजिलिटी बहुत ज़रूरी है, मुझे पता है एनारोबिक, बैडमिंटन में एनारोबिक एनर्जी यूज़ होती है। बैडमिंटन के अंदर आपको लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, अपर बॉडी थोड़ा लीन भी होगी चलेगी, ठीक है। बैडमिंटन में भी डोंट मेक चेस्ट की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करते, चेस्ट ज़्यादा बन जाएगी तो शोल्डर की मूवमेंट में दिक्कत आती है। अकॉर्डिंग टू दोज आप कोच से पूछ सकते हो कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस पे मैंने एथलीट को ज़्यादा बेटर ट्रेन करना है, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। मुंडिया साहब हिला रहे हैं लेकिन इतना आसान नहीं है। अच्छा ये सेशन खत्म हो रहा है बस कुछ सेकंड में, तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे।